बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, लंदन में मुलाकातों का सिलसिला तेज़ी से जारी है और मुख्तलिफ शख्सियात इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकातें कर रही हैं। और इन मुलाकातों के तनाजुर के अंदर शहबाज शरीफ साहब का आज का बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन तहरीक चलाने के लिए उन्होंने अपने कारकुनों से कहा है कि वो लंगोट कस लें। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि वह लाहौर में खैमे लगाकर विफाक के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे, विफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। साथ ही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब का ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी के मौके पर जो खिताब है वो भी बड़ा मानी खेज़ है, उसके भी ज़िक्र करेंगे। और प्रोग्राम के अंदर ज़िक्र होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब के आज के खिताब का, जिसमें उन्होंने ये वाज़े किया कि IMF क्यों जाना पड़ता है और हुकूमत क्यों मजबूर होती है कि वो IMF की तरफ जाए। और ज़िक्र करेंगे भारत में खंड भारत की कोशिशों का, और एक हलफ उठाया गया है उनके जो कानून साज अरकान हैं उनकी जानिब से, उस पर करेंगे बात कि आजकल मुसलमानों पर गुजर क्या रही है। बढ़ते अपने पहले मौजू की जानिब और सरदार अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू का वो हिस्सा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर बात आगे बढ़ाते। इमरान खान साहब वो पैर भी पड़ जाएंगे, वो जूते भी उठा लेंगे, जूते पहन भी लेंगे। मियां साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल। मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। इंसाफ इस दुनिया में भी मिलता है और अगली दुनिया में भी, और इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई, खौफजदा हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियां साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। ना सिर्फ वोट को इज्जत देना, मगर कुछ थोड़ी बहुत बगावत तो जरूर करनी पड़ेगी। जी, और ये सब कुछ होने वाला है और मुस्कुराहट बता रही है। मुलाकात भी हुई जब ये लंदन में थे, बड़े सवालात किए सहाफ़ियों ने कि क्या बात थी। उस वक्त इन्होंने नहीं कुछ बताया और आज भी कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बता गए कि मेरी मुस्कुराहट बता रही कि कुछ होने वाला है। और इसी तनाजुर के अंदर एक और बात जो है वो गर्दिश में है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो मुस्तकिल नाअहली वाला मामला है वो भी शायद इन प्रोसेस है कि उसको ख़त्म किया जाए। और एहसन भोन साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो भी पिछले दिनों मुलाकात की, पिटीशन की हुई है, पिटीशन भी की है और मुलाकात भी की है वहाँ उन्होंने पिछले दिनों लंदन में। तो जो लंदन जो है, कब हुकूमत जब तब्दील होती है या इसके खिलाफ कोई फैसला कुन तहरीक चलती है तो लंदन ही मरकज़ क्यों होता है? असल में आज से नहीं, जब भी कोई, मतलब आप देखें जब लंदन प्लान जो था नवाब बुकटी लेके आया था, आपको याद होगा, वो उस वक्त ये रशिया का असला पकड़ा गया था इराक के सफारत खाने से, और वो इसलिए जाकर तकरीब कारी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। देखें, ये बड़ी मज़ेदार सी सिचुएशन बनती जा रही है, और वो लोग जिनको हमने हीरो बनाया हुआ था वो भी उसी रवश पे चल निकले हैं कि जिसको हमने ज़ीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ा मशहूर शेर दाग का कि तुम्हारी जुल्फ़ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, जो ये वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। सही है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तबाही इसीलिए है कि हम हमेशा से अपने पाँव पे खड़े होने का सोचते नहीं है, ना सोचा है। हम बुनियादी तौर पर एक ख़ास ग्रुप है जिसको हम समझते हैं कि इक़्तिदार का मंबा है, हम उसको नाराज़ और उसको खुश करके उसको ब्लैकमेल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी इत्तला के लिए एक छोटी सी मैं बात अर्ज़ कर लूँ कि 1958 में जब अयूब खान आया था ना, तो उस वक़्त फ़ौजी इतने सियाने नहीं थे। अच्छा, मैं बड़ा वादे बता रहा हूँ। सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान को ट्रैप ट्रूप करके कि मार्शल लगना चाहिए, हालात ख़राब है, लगा लिए। अयूब खान ने उसकी वजारत दिफा कबूल कर ली थी। अच्छा, और उसके मेंबर था वज़ीर दिफा का। उसकी फ़ाइल जब वो मूव हुई थी, उसकी अपनी एक्सटेंशन की, तो रोज़ आके सिकंदर मिर्ज़ा के पास बैठा होता था कि मेरी फ़ाइल आगे कर दो, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब कहते जाके उसको फिरोज़ कानून को कि सर इस पर कुछ गौर करेंगे। फिर एक बंदा बीच में कूदा था, उसका नाम था जस्टिस मुनीर। जस्टिस मुनीर ने एक मैक्सम दिया था कि फ़ाते इनकलाब जायज़ है, और साथ उसके साथ कनाइवेंस जब मिली तो उसने कान से पकड़ के सिकंदर मिर्ज़ा को बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर निकाला तो दे बिकेम दी पार्टनर, जो जूनियर पार्टनर थे वो सीनियर पार्टनर, क्योंकि अंग्रेज़ ने कभी भी फ़ौज को सिविलियन अथॉरिटी से बगावत नहीं सिखाई थी। डिप्टी कमिश्नर जो था वो
एक बड़े से बड़े मलेशिया के कमांडेंट को गश्त की चिट देता था कि तुमने आज गश्त करना है, और वो करते थे। गुजाबाद तो समझता था कि ये सूरत हाल जो है ये हमारे लिए, अगरचे के दोनों थे आपस में, इधर से वो मेजर वहाँ होता था फौज में, यहाँ आके मेजर जो था वो डिप्टी में चला जाए। सिकंदर मिर्जा वॉज मेजर जनरल आखिर तक, उसके प्रमोशन भी साथ साथ फौज में होती रही, और जब वो मेजर था तो वो डिप्टी कमिश्नर पेशावर था। लेकिन हुआ ये कि अयूब खान का तो उन्होंने फौज ने ब्यूरोक्रेसी ने मिला के करा लिया। याया खान एक गूफ किस्म का आदमी था, और वो जैसे कहते हैं उसको अपने तायुज की पड़ी हुई थी सारा चीज़। उससे इस बात में खुश था कि उसको एक प्रेजेंट हाउस मिल जाए, उसके अंदर उसकी ज़िंदगी गुजरती रहे। इसके मज़े में वो मुजीबर रहमान से डील करने के चक्कर में, और इधर से भुट्टो के थ्रेड में, भुट्टो बहुत प्लेइंग, और भुट्टो ने जिस तरह प्ले किया उसका। ज़ियाउल हक तेज़ आदमी था, और इतना तेज़ आदमी था कि बेनज़ीर जब गई है वहाँ पर ढाका, और उसने उस पामस से पूछा है कि मैं कब इक़्तिदार में आऊंगी, तो उसने कहा था कि अगले जब बहार के शगुफे फूटेंगे तो तुम्हें इक़्तिदार मिल जाएगा। तो उसने सिर्फ एक सवाल किया था, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैन। तो बंदा चुप रहा था, और वाकई इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैन मुश्किल था। आप सोच सकते हैं कि 84 की इतनी बड़ी रैली, 86 की 80 इतनी बड़ी लाहौर की रैली, उसके बावजूद उसने एसपी को लगाया प्रोटोकॉल 2। उसके बाद हालत ये हो गई थी कि साल के अंदर अंदर बेनज़ीर वाज नथिंग, उसका वो सारा तूफान जो था वो निकल गया था, वो गुब्बारे में से हवा निकल गई थी, कनिक आदमी था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि फिर आहिस्ता 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 जो थे ना ये लोग ये तेज होते गए। इमरान खान के ज़माने के अंदर आके उन्होंने ज़्यादा ओवर प्ले करने की कोशिश की, ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश की, जिसको सारों ने देख लिया, ऑब्वियस भी हो गया, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सब। अब ये बहुत तेज़ हो गया। मैं इस वक्त जो मेरी इतलात हैं वो बुनियादी तौर पर ये इस वक्त अगर सियासतदान ये समझते हैं कि वाकई उनके साथ चल रहा है तो वाकई नहीं। अब जा तो एक तरफ हो जाए कि हमने देखना ही नहीं। फजल रहमान साहब, मैं उस जलसे में मौजूद था, मुझे उन्होंने बुलाया था जिसमें उन्होंने वो मशहूर अपना फिक्रा बोला था कि एक आदमी था, उसने कहा था निक्के कब। तो मैंने कहा था कि निक्के से किस लोगों को लड़ाई है, निक्के के अब्बे से कोई लड़ाई नहीं। यही आज भी है निक्के। अब हो साइमल्टेनियसली 3-4 प्लान पे काम हो रहा है। अब एक मजेदार प्लान आपको बताऊं जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, और मैं भी हैरान रह गया था कि अगले सारे इलेक्शन जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ वो अब जीतेंगे विद ऑल दैट फुल सपोर्ट, पीछे हट जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, जीतेंगे। एक फिजा बन जाएगी कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान से पीछे हट गई। और अगर सडनली 2023 के इलेक्शन में अचानक इमरान खान जीत जाए तो इतराज़ कर ले तो ज़बान ही कुछ नहीं होगी। ये अजीबोगरीब सा प्लान है। अच्छा। और इलेक्शन जितवाने के लिए आपको पब्लिक सपोर्ट की तो ज़रूरत नहीं होती। निशात डाहा के 39,000 वोट रातों रात नून लीग से पीटीआई से नून लीग हो जाते हैं। नहीं, महंगाई का बहुत बड़ा फैक्टर है, कारकर्दगी बड़ा फैक्टर है, जो भी है ये फैक्टर बड़े मिनिमल, पब्लिक सपोर्ट मैटर करती है। नहीं, फिजा मैटर करते हैं, फिजा बनेगी ना और तरह की जैसे बनाना चाहेंगे। दूसरा, वो समझते हैं 18th अमेंडमेंट की मौजूदगी के अंदर मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। ठीक है। और 18th अमेंडमेंट की सबसे अहम तरीन शिक ये है कि एक सूबाई आमरीत कायम हो गई है। अगर शहबाज शरीफ जहां पर आ जाए और तहरीक इस्तिकलाल, तहरीक इंसाफ का मेयर हो तो मेयर का गला घोंट सकता है। कराची मेयर का गला घोंटा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। वो जो डेवोल्यूशन 18th की वहां तो रुकी थी वो नीचे नहीं गई। सही। इसका मतलब यह है कि इकाइयाँ शदीद नाराज हो सकती हैं बड़ी आसानी से, यहाँ भी वहाँ भी किसी भी जगह। एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए इस सारे सिनेरियो के अंदर, और उसके अंदर एक हल तजवीज़ किया जाए कि सिस्टम 70 साल से फेल हो गया। इस तरह से 3 prong काम हो रहा है। ये जो मुस्कुराहटें हैं ना, ये इनको जो बंदा मिल के आया था ना वहाँ पर, बहुत बड़ा आदमी था, उसने आखिरी जाकर रिपोर्ट ये दी थी कि मरियम नवाज के मामले पे हमारा कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन इस बात पे फैसला हुआ है कि हम पहले से इत्तेहादी दूर करेंगे। और फिर इमरान शर्त रखी थी नवाज शरीफ साहब, इन्होंने भी कुछ कहा था कि ठीक है देखते हैं इसके ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर टोटल और इस लाइन के ऊपर भी। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर वो इत्तेहादी दूर हो जाते हैं, इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा किसको होगा? इमरान खान के डाउन होने से, इनके ऊपर होने से, इन कन्फ्यूजन का फ़ायदा उन्हीं ताकतों को होगा ना जिनके ताकतों के दरवाजे पे आप खड़े। डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऐसे नहीं चलती होती उस्मान साहब।
डेमोक्रेटिक पार्टीज बिल्कुल, मैं हालांकि डेमोक्रेसी का हामी नहीं हूं, उसके बावजूद भी जिन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने चलाई हैं वो किसी बैरूनी चीज को तस्वर में भी नहीं तो लाए। हालात ने तो मजबूर कर दिया ना कि भी आप उनके साथ बैठे या वो आपके साथ बैठे या वो आपके साथ बात करें, हालात आपके सामने हैं। ऐसा मसला यही है ना, समझ देखे ना, 77 से बड़ी मूवमेंट तो कोई नहीं हो सकती। आखिर हुआ क्या? बैठना पड़ा। तो चलो, ये एक तरफ फिर से- सबसे बड़ी बात है कि स्टैंड क्यों लेते हो इतना बड़ा? नहीं, एक तो स्टैंड वो ले दे, देखें जी हमारे स्टैंड की वजह से अगले बैठ रहे हैं। नहीं नहीं, अगले बार तो ये भी है। ये हो सकता है, ये लेकिन भी नहीं, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मसला सारा ये है कि हमेशा प्ले करते हैं, जो जिस वक्त तो मुर्गे लड़ने वाले अच्छा होते हैं। चले, प्ले तो ये कर रहे हैं, लेकिन आज वजीर आजम साहब का खिताब बड़ा मजेदार था कि जो IMF के पास लाए वो जरा। गए हैं, हाँ। कि उन्होंने वजह क्या बताई IMF के पास जाने की, वो बड़ी जबरदस्त वजह है। सुनाई जी वजीर आजम साहब ने क्या कहा। अब मसला ये आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। मेरा ख्याल है वो बात समझ नहीं सके जो उनको कही गई है। बात उन्होंने बिल्कुल और मैशियत चल रही हो तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत क्यों नहीं, महसूस हो? वो खैर मैशियत जितनी चलती है उसमें लोन तो उतने ज्यादा बढ़ते हैं जैसे अमेरिका का। डॉलर की कमी हो जाती नहीं, है। डॉलर रिजर्व कम हो जाते हैं ना। आपको चीजें मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, समझे नहीं, समझाने की कोई। खान साहब को चाहिए कि लिख लिया, पर्ची पढ़ लिया कर। नहीं नहीं, ऐसी बातें ना किया करें। अच्छा। देखा होता क्या है, होता यह है कि जिस वक्त आप एक मशीनरी है, अब मशीनरी मंगवानी है, आपने ज़ाबत इंपोर्ट है, आपको डॉलर्स चाहिए, डॉलर रिजर्व आपके खत्म हो गए होंगे, इंपोर्ट बिल जब बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इकॉनमी ग्रो कर रही है, ग्रो करते पड़ता है ना, उसके लिए आपको तेल भी मंगाना पड़ता है, उसके बाद एनर्जी की नीड बढ़ जाती है, इंसानों के लिए आपको पैसा मांगना पड़ता है। पैसा मांगने के लिए वैसे आप देते नहीं, क्योंकि आपके ऊपर तो कर्जा चढ़ा हुआ है, फिर आपको IMF की सपोर्ट चाहिए होती। बात उन्होंने किसी ने उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान का मसला इमरान खान साहब ये नहीं है। पाकिस्तान में IMF के पास आप इकॉनमी ग्रो करने के लिए नहीं जाते। पाकिस्तान के ऊपर आप 110-12 बिलियन डॉलर का डेट है, आप उसमें जाते हैं। उसका रास्ता IMF नहीं है। 10,000 तक समझा चुके हैं कि IMF नहीं है। पाकिस्तान का रास्ता एक ही है, टू रिफ्यूज टू पे द डेट्स, या आप अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूं कि मैं अपना एक बयान दिया था शबर जैदी साहब ने, उसके बाद फिर उन्होंने उससे नहीं, गलत कहा ना मैंने। उस्मान साहब 75 से ज्यादा मुल्क बैंकक्रप्ट हुए हैं, उसके बाद उनकी इकॉनमी, ब्राजील बैंकक्रप्ट हुआ मर गया, मैक्सिको बैंकक्रप्ट हुआ मर गया, 3-3 दफा बैंकक्रप्ट हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं पे कर सकते, भाई क्या करो, 10 साल के इकॉनमी स्ट्रेंथ की, फिर उसके बाद कर्जा देना शुरू कर दिया लोगों ने। ये कोई मुसीबत की बात है कि बैंकक्रप्ट आप हो गए। असल मसला ये है कि पाकिस्तान, मैं कई दफा कहना, पाकिस्तान के 50 के करीब जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो आज जिन्होंने अपना कोलंबिया से और फलानी जगह से पढ़ के यहाँ पर आए हुए हैं, इनके मुंह पे अगर ताला लगा दीजिए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, ये बेसिकली लाइन जहाँ से टोक करते हैं ना IMF की, और ठीक लिखता है एरेक्टस, हाँ, वो कहता है कि ये गुमाश्ते छोड़े हुए हैं। वो जो जॉन परकिंस कहता है ये इकोनॉमिक हिटमैन है जो हर मुल्क के अंदर फ्यूज करा लगाए हुए हैं। जब भी ये होता है ये फ्यूज आउट का, कभी क्या नाम है वो पीछे जो हमारा था, क्या नाम था, वजीर खजाना जो था हफीज शेख था, फिर कभी और शेख हफीज आ जाता है, कोई और। ये सारे के सारे वो लोग हैं। अब क्या पाकिस्तान इनके बगैर चल नहीं सकता? यही इनको मशवरा देते हैं, यही नवाज शरीफ को मशवरा देते हैं, यही जरदारी को मशवरा देते हैं, यही किसी और को। यानी पाकिस्तान की सबसे कम तब्दीली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की रही है, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर उसके रहे हैं, क्योंकि वो पीछे से आए होते हैं। ये है असल मसला पाकिस्तान का, जिसको ना इमरान खान समझता है ना कोई और समझता है। चलो जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत का, जहाँ अखंड भारत के हवाले से हल्फ उठाया गया है, वो हल्फ क्या है, किन कानून साज अरकान ने उठाया, उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ये भारत के मनाज़र हैं और इसमें उनके अरकान असम्बली भी शामिल हैं जो हल्फ उठा रहे हैं कि भारत माता को, इसको अखंड भारत किस तरीके से बनाया जाए। और जो हालात हो रही है सब मुसलमानों के ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह का सलूक उनके साथ हो रहा है, ये नहीं कि जो छोटे लोग हैं, बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ जिस तरह के हैं, एक्टर्स हैं हमारे साथ, उनके मुसलमान हैं, उनके साथ जो सलूक है इनका,
और ये जो लाइन है मोदी साहब की लाइन और जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, इसका कोई रोक है कहीं, इसका कोई दरवाजा? उसकी वजह यह है कि बहुत मुश्किल है। देखें 1921 में जब संगठन तहरीक आई है तो बरसगीर में 7 करोड़ मुसलमान थे और 22 करोड़ हिंदू थे। अच्छा जी। और एक शख्स का नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। इसने संगठन तहरीक शुरू की थी। संगठन तहरीक थी, ये कहती थी कि 22 करोड़ हिंदुओं को 7 करोड़ मुसलमानों से खतरा है। अंग्रेज आ चुका हुआ था और कहते थे कि हम इनका मुकाबला करेंगे गांव में, देहातों में, खंजर से, चाकू से, तलवार से, जिस तरह भी होगा हम एक काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ 1921 में एक और शख्स था, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसने एक तहरीक चलाई थी, शुद्धि। शुद्धि कहते हैं पाकीज़ा करना किसी शख्स को। उन्होंने कहा था कि देखिए वो नस्लें जो सदियों से बरसगीर पाक व हिंद में आबाद थीं, जैसे मसलन राजपूत हैं, जैसे मसलन इस तरह के और 2-3 छोटे छोटे जाट हैं, ये लोग हैं, ये जो मुसलमानों की आमद की वजह से दलित जो थे, ये मुसलमानों की आमद के मुसलमान हो गए थे और राजे महाराजाओं को छोड़ गए थे, इनको हम वापस पाकीज़ा करेंगे, धर्म में लेके आएंगे। तो 1921 के अंदर इन दोनों तंजीमों का, दोनों का मोटो एक था, लेकिन दोनों के जो थे तरीक़ेकार मुख्तलिफ थे। शुद्धि से जो बच निकलता था उसको संगठन पकड़ लेती थी और जो संगठन से भी निकलता था उसको फिर इलाका बदल कर दिया जाता था। इसी के अंदर से एक शख्सियत उठी थी जिसने हिंदुत्व किताब लिखी थी, वो नाम था सावरकर। और सावरकर ने जो किताब लिखी थी उसकी बुनियाद पे 1925 में ये जो अभी ये लोग नजर आ रहे हैं, एक इलाका था शहर नागपुर। अच्छा। नागपुर में अपनी एक मुसल्ला तंजीम कायम की थी जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद के आगे फिर 2 छोटे छोटे धड़े थे, जिनमें एक राष्ट्रीय सेवक संघ और एक था बजरंग दल और एक औरतों की बजरंग दल थी। ये तीनों चारों इनको बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि असल मसला ये है कि हम इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर किसी मुसलमान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे के पूरे इस पूरे खित्ते का सत्यानाश किया है, इसको भ्रष्ट कर दिया है, इसको नापाक कर दिया है। और जिस तरह रसोई को पाक करने के लिए गंगा जल होता है, इस तरह मुसलमानों को पाक करने के लिए मुसलमानों का खून होना चाहिए। जब तक वो खून नहीं बहता उस वक्त तक ये ठीक नहीं होती। तो जो तो मुसलमान हो जाता है उसको रख लेते हैं, लेकिन उन लोगों के हम हिंदू होने को भी नहीं मानते। अगरचे कि अब वो एक जाफरी साहब हैं जो कि उनको शिया वक्फ के सरबराह थे, वो उनको मान लिया उन्होंने। वसीम जाफर उनको मान लिया है। एक और साहब है वो भी गए हैं। हाँ, वो एक और, हालांकि वो जाट हैं ना वराई हैं, वो तो सादात में से हैं। नौज़ बिल्लाह ये सूरत हाल आ गई है मुसलमानों के ऊपर। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा था इनको हमने बाहर निकालना है, या तो बाहर अरब में फेंक देना, ये वापस अफगानिस्तान चले जाएं या ईरान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, जहाँ जाना चाहें चले जाएं, लेकिन इस सरजमीन पर नहीं रहेंगे। 1925 के अंदर उन्होंने सबसे पहले एक कानून तोड़ा था अपने आप को साबित करने के लिए, और कानून अंग्रेज का बनाया हुआ ये था कि किसी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए अगर कोई रथ यात्रा है या कोई और चीज़ है या कोई इवन जुलूस है, अच्छा, या कोई इवन शादी की तकरीब है, तो मस्जिद के सामने से नफीरियाँ और बांसे और बाजे और ये बंद कर दिए जाएंगे। मस्जिद गुजर जाए तो फिर उसके बाद आप बेशक उसको बजा सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर एक यात्रा निकाली थी और मस्जिद के सामने उन्होंने वो बैंड बजाए थे जिस पर बाकायदा फसादात हुए थे और कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन ये मुस्तकिल चलते रहे। अब देखें, कहा जाता है कि मुसलमानों ने बरसगीर को तकसीम किया, नहीं, मुसलमानों को रहने के काबिल रहने ही नहीं दिया गया था। 1925 से लेकर 1947 तक ये अपनी तंजीम को आहिस्ता 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 मजबूत करते रहे। और उसके मुकाबले के अंदर 2 तंजीमें जो थी अंग्रेज़ ने बनाई थी, वो बेसिकली वो पाकिस्तान में, एक तो कांग्रेस थी, उसका भी पहला सदर जो अंग्रेज़ था, दूसरा मुस्लिम लीग का भी पहला सदर अंग्रेज़ था। अच्छा, जो तो उसका वो भी बेसिकली एक वेलफेयर किस्म की मूव। लेकिन फिर मुसलमान जो थे उसके अंदर उनकी लीडरशिप नवाब सलीमुल्लाह खान वगैरह ये लोग जब आए, फिर आगा खान वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने बिल्कुल और तरह का। इसी तरह कांग्रेस की लीडरशिप जो थी वो भी हिंदू उनके नेहरू ख़ानदान के हाथ में आ गई, और गांधी उनका बेसिकली परमात्मा और महात्मा और पता नहीं क्या बनता चला गया। यही वो लोग थे कि जिन्होंने कहा था कि तुम इसको हिंदुस्तान की तकसीम हम नहीं चाहते, इसीलिए गॉडसे जो था उसने 1 साल के अंदर अंदर गांधी को कत्ल कर दिया था, और आज तक वो गॉडसे का दिन मनाते हैं।
इसीलिए वो नेहरू ख़ानदान को गालियां देते हैं और पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को ऊपर समझते हैं, क्योंकि समझते हैं कि वल्लभ भाई पटेल वो शख्स था कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। और इसीलिए उन्होंने, आप देखा होगा, मोदी ने सबसे बड़ा मुजस्मा इस वक्त जो है वो गुजरात में लगाया है, वो वल्लभ भाई पटेल का मुजस्मा लगाया है, क्योंकि वो कहते थे हैं कि पटेल ही हमारी आरज़ू और उमंगों का तर्जमान था, क्योंकि पटेल ना होता तो ये कश्मीर जो था ये नेहरू ने दे दिया हुआ था। उससे नेहरू चाहता था कि चाहे जाए चाहे कश्मीर, वो उसने फिर फौजें भेजी, सब कुछ किया और आगे जाके, क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर दिफा था नेहरू कैबिनेट के अंदर। ये वो सारी की सारी चीज़ जो थे पलती 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 1980 आ गया। अब देखिए कितना लंबी प्लानिंग और कितना लंबा काम। हिंदुओं के बारे में एक पूरे त्यौहार के अंदर ये बात थी कि कोई हिंदू जब त्यौहार पे जाए, बेशक वो कुंभ के मेले में जाए या हरिद्वार के मेले में जाए, हथियार घर में छोड़ के आए। अच्छा, क्योंकि हथियार जो है ये लाजमी, उनका आप देखा होगा कि पंडित भी हथियार नहीं लेके चलते, उनके नांगे जो है वो तो कपड़े नहीं पहनते, तो सारे के सारे वो मेले के अंदर घूम रहे होते थे। लेकिन 1921 में उन्होंने कहा नहीं, हथियार बुनियादी तौर पर ये तो हमारे कौरव और पांडवों के अंदर हमारी कर्ण और अर्जुन की जो है वो रिवायत है, तो हम कर्ण और अर्जुन की रिवायत जो उसको छोड़ रहे हैं, तो हम तलवार लेके निकलेंगे। और हमारे राजा महाराजों की सूरत है, तो उन्होंने तलवार लेके बाकायदा मेलों में, कुंभ के मेले में, हरिद्वार के मेले में उसमें जाना शुरू किया। बनारस में भी जब यात्रा पे जाते थे, और एक मिलिटेंसी जो थी उसके अंदर, अब ये दुनिया कोई इस मिलिटेंसी में बात नहीं करती, ठीक। उसके बाद हुआ ये कि फिर उन्होंने मिलिटेंसी को डेमोक्रेसी की शक्ल दी, और 1982 के अंदर उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई जिस नाम का था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो थी उसके कहा था हम नरेंद्र मोदी को नहीं ला सकते, हमें एक शानदार से फेस चाहिए। तो उन्होंने एक शायर आदमी को लेके, उसका नाम था वाजपेयी, वो शायरी करता था, ये करता था, और फिर अडवाणी उसके साथ रखा कि कहीं मसला हो तो ख़राब ना हो। लेकिन वोट फिर भी नहीं मिले। वोट कब मिले? जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया। जब बाबरी मस्जिद को गिराया, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, तो हिंदुओं को एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया। अब भी सूरत हाल ये है कि वो दोबारा इस सारी सूरत हाल को खड़ा करना। अब गुड़गांव जो है उसमें मस्जिद अब नमाज पढ़ने का मसला, सारी जिंदगी मुसलमान जो थे जुमे की नमाज के लिए अलग मैदान इस्तेमाल करते थे। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई, पहले नहीं थी। जब बादशाही मस्जिद नहीं बनी थी तो वजीर खान की मस्जिद में भी नमाज नहीं होती थी, बाहर पड़ी जाती थी मिंटो पार्क में और जगह पे। लेकिन ये तो औरंगजेब आलमगीर ने आके फिर बादशाही मस्जिद बनाया। तो गुड़गांव में उन्होंने कहा कि हम किसी जगह नमाज आपको नहीं पढ़ने देंगे, अपनी मस्जिद बनाएं। अब वो मस्जिद कब बने, कैसे बने, मुसलमानों के पास पैसा कहाँ से आए, सारा कुछ, तो मुसलमानों का वहाँ जीना दोबर हो चुका हुआ। और मुझे लगता ये है कि उसकी वजूहात यही है जो ये वीडियो वजह ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लेवल ये आ जाता है। बोले तो 7 करोड़ थे ना, अब तो वो 24 करोड़ हो चुके हैं। और 24 करोड़ कम आबादी नहीं होती किसी मुल्क के अंदर उथल पुथल पैदा करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एक और अहम इशू है, वो है बांग्लादेश पर अमेरिका की नई पाबंदियाँ, उसके क्या असरात खित्ते पर होने वाले हैं, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश पे कुछ नई फौजी पाबंदियाँ आयद की हैं। किस तनाजुर में ये नई पाबंदियाँ आयद हुई हैं, इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई। बांग्लादेश में जमहूरियत है, हसीना वाजेद साहबा दावा करती हैं कि जमहूरी हुकूमत की वज़ीर आज़म है, लेकिन उस जमहूरियत के हवाले से कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश आउट था। उसकी जो रीज़न है वो क्या बांग्लादेश किसी और कैंप में जा रहा है? बांग्लादेश और कैंप से ज़्यादा 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि देखें उस्मान साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ जो होती है ना, अमेरिका की जो मार्केट है, उस मार्केट में जब कुछ इस मुल्क जो हैं उनकी चीज़ें फ्लड करना शुरू करती हैं, तो वो फिर उस मुल्क को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी 1996 में मैंने एक शर्ट खरीदी थी न्यूयॉर्क में, उसके ऊपर लिखा था मेड इन बांग्लादेश। मेड इन बांग्लादेश। टेक्सटाइल को तो बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर। अच्छा, होता क्या है कि ये टेक्सटाइल की फैक्टर जो है, ये जब एक ख़ास सतह से ऊपर बढ़ जाता है तो देन दे बिकम कॉन्फिडेंट। फिर उनको पता होता है कि अब हम मार्केट में प्ले कर सकते हैं। जब वो प्ले करने की सूरत हाल होती है तो फिर उसके पास होता है कि फिर उसके ऊपर और रास्ते से हमला किया जाता है। ये जो इस वक्त BBC लिखता है वो कहता यह है कि ये काम 2010 को शुरू हुआ है कि जब BNP जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी उसका एक बंदा जो था, चौधरी असलम जो था, उसको लापता लोगों को हुआ, तो इन्होंने लापता की सूरत हाल, एक तो ये उसकी सूरत हाल। दूसरा ये था कि 2007 में मैं ईरान में था, तो हमारे पास एक लिस्ट आती थी उन मुल्कों की कि जो मुल्क जो थे जिनको कैटेगरी B के अंदर शामिल किया जाता था, कि जिनको अगर वीज़ा मांगें तो बराह रास्त
ना दिया जाए। अच्छा। तो उनमें से ताजिकिस्तान भी था और उनमें से बांग्लादेश भी था। अच्छा। और समझते थे कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने बगैर हवा बनाई थी, बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हुई है कि इसके अंदर फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा है। अब बांग्लादेशी जो है पूरी दुनिया के अंदर जाके जहाद करते हैं। उसके बाद हुआ ये कि बांग्लादेश को उन्होंने अपने साथ राम करने के लिए इंडिया का इंफ्लुएंस इस्तेमाल किया। इंडिया ने सीना वाजिद को कह के ला के सब कुछ किया। लेकिन रिसेंटली जिस वक्त चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हुआ है म्यांमार में, तो बांग्लादेश के पाँव कांपने शुरू हो गए। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेश ने इस किस्म की तो आर्मी रखी नहीं हुई। ठीक है, उसको ये पता है कि इंडिया की आर्मी जो थी वो तो हमारी रेस्क्यू को नहीं आएगी, वो तो श्रीलंका में नहीं आ सकी, तो हमारी रेस्क्यू को क्यों आएगी। ठीक है। फिर दूसरा ये था कि इंडिया के साथ उनके इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हुए हैं कि अब सवाए हसीना वाजिद के शायद कोई बांग्लादेश में इंडिया का हामी मौजूद हो। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो 1,12,13 लाख लोग जो थे इंडिया में बैठे हुए, उन सारों के घर वाले जो हैं सारे जो हैं वो बांग्लादेश में। वो बेचारे वहाँ मेजर मजदूरी करते थे और करते करते रास्ते में एक ट्रेन चलती थी कलकत्ता से, रात को वो ढाका पहुंच जाते थे, अपने छोटे जमा पूंजी लेके इधर घर में दे आए, घर इज्जत से गुजारा के वापस आके आसाम चले गए, केरला तक जाके वो नौकरियां करते थे। सही। उनको उन्होंने जिस तरह तंग करना शुरू किया, जिस तरह उनको लिए बहुत बड़े बड़े इलाके बनाए कि जहाँ उनको हम कंसंट्रेशन कैंप्स में रखेंगे और जिनके पास पीआरसी नहीं होगा, तो एक तो ये सूरत हाल बनी। दूसरा जो है कि बांग्लादेशी वुमन जो है उनके साथ जो सलूक होता है, जिस तरीके से बाकायदा जाल बना बना के ट्रैफिकर्स को उनको लेके ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में बांग्लादेश वुमन का, तो हुआ ये कि अब अमेरिका के लिए और तो फिर चीन के साथ खड़ा हो गया। क्योंकि बुनियादी तौर पर चीन के साथ इसलिए खड़ा हुआ है कि वो समझता ये है कि मेरी इकॉनमी का सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी ऐसे नहीं ऐसे खड़ी हुई है। आज उसको कपास बेचने बंद कर दें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठती है। बांग्लादेश में तो एक पौधा कपास का नहीं होता। आप टेक्सटाइल कहाँ से, चाय के पत्तों से टेक्सटाइल नहीं बन सकते। ठीक, तो आपके ऊपर जब सैंक्शन लगेंगी, जब आपको मिस्र जैसा मुल्क, अच्छा, जो पाबंदियां हैं वो किन किन एरिया पाबंदियां बनाई तौर पर देखें, उन्होंने जो 2-3 पाबंदियां जो लगाई हैं, उनके कुछ लोग हैं जिनको उनके सिक्योरिटी के उनके बड़े बड़े मेजर जनरल लेवल के लोग हैं, उनके बारे में ये कहा है कि इनको हम उससे उनको हम नहीं आने देंगे आगे, और उनको लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को फॉलो किए रहे तो हम बहुत सख्त सैंक्शन आपको लगा सकते हैं, और आपके साथ आपको उस तरह की सैंक्शन भी लग सकती हैं जैसे नॉर्थ कोरिया और उसके साथ लगी थी। बांग्लादेश के बारे में हमारे मुल्क के लोग बैठ के तारीफ़ें करते हैं। वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ उन्होंने हल निकाल लिया है, वहाँ इलेक्शंस होते हैं हर 4। और हालत यह है कि अमेरिका उसकी डेमोक्रेसी को मानने से इनकार कर दिया। यूक्रेन में डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बंदे को बुला लिया जाता है डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में, बांग्लादेश में नहीं बुलाया जाता। डेमोक्रेसी की भी तारीफ तो वो अपने अंदाज में करते हैं ना, जो उनको सूट करती है। एर्दोगान को नहीं बनाया गया, हालांकि वहाँ तो मुस्तकिल इलेक्शन होते हैं। वहाँ तो जब से फौज का, तो जब असल मसला यह है कि मुझे लगता यह है, मुझे कुछ उन लोगों की बातें बड़ी याद आ रही हैं कि जो समझते ये हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान टूटा था, जब तो उस वक़्त हम समझते थे बहुत डिप्रेशन थी। हमारे कुछ बुजुर्ग कह रहे थे कि देखो अल्लाह तबारक ताला ने 2 मुल्क इंडिया के एक सिरे पे और एक दूसरे सिरे पे खड़ा किया है ताकि इंडिया को उसकी शामत अमाल पर पहुँचाए। अच्छा। और मुझे लगता यही है कि बांग्लादेश जो है एक दूसरा एंटी इंडिया मुल्क जो है वो बन के उभर रहा है, जो बहुत अरसे से है। और आपको सिर्फ एक बात बता दूं, प्रोफेसर गुलाम आजम साहब मुझे कहा करते थे, एक दफ़ा खुद बताया उन्होंने, कोटा में आए थे, कि जिस दिन इंडिया के साथ पाकिस्तान ने मैच जीता है तो हमने स्टेडियम के बाहर 70 बैल ज़िबा किए थे, और वो सारे तस्वीरें गौ माता की देखते जाते थे इंडियन खिलाड़ी जो थे, और इतनी खुशी की लहर थी, इसका आप सब नहीं करते। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 से भी पहले, अभी नया बांग्लादेश बना था। अच्छा, जो पाबंदियां हैं वो किन किन एरिया पाबंदियां बनाई तौर पर उन्होंने देखें, उन्होंने जो 2-3 पाबंदियां जो लगाई हैं, उनके कुछ लोग हैं जिनको उनके सिक्योरिटी के उनके बड़े बड़े मेजर जनरल लेवल के लोग हैं, उनके बारे में ये कहा है कि इनको हम उससे उनको हम नहीं आने देंगे आगे, और उनको लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को फॉलो किए रहे तो हम बहुत सख्त सैंक्शन आपको लगा सकते हैं, और आपके साथ आपको उस तरह की सैंक्शन भी लग सकती हैं जैसे नॉर्थ कोरिया और उसके साथ लगी थी। बांग्लादेश के बारे में हमारे मुल्क के लोग बैठ के तारीफ़ें करते हैं। वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ उन्होंने हल निकाल लिया है, वहाँ इलेक्शंस होते हैं हर 4। और हालत यह है कि अमेरिका उसकी डेमोक्रेसी को मानने से इनकार कर दिया। यूक्रेन में डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बंदे को बुला लिया जाता है डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में,
बांग्लादेश में नहीं बुलाया जाता। डेमोक्रेसी की भी तारीफ तो वो अपने अंदाज में करते हैं ना, जो उनको सूट करती है। अफगान को नहीं बनाया गया, हालांकि वहां तो मुस्तकिल इलेक्शन होते हैं। वहां तो जब से फौज का तो जब असल मसला यह है कि मुझे लगता यह है, मुझे कुछ लोगों की बातें बड़ी याद आ रही हैं कि जो समझते ये हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान टूटा था, जब तो उस वक़्त हम समझते थे बहुत डिप्रेशन थी। हमारे कुछ बुजुर्ग कह रहे थे कि देखो अल्लाह तबारक तआला ने दो मुल्क इंडिया के एक सिरे पे और एक दूसरे सिरे पे खड़ा किया है ताकि इंडिया को उसकी शामत अमाल पर पहुँचाए। अच्छा। और मुझे लगता यही है कि बांग्लादेश जो है एक दूसरा एंटी इंडिया मुल्क जो है वो बन के उभर रहा है, जो बहुत अरसे से है। और आपको सिर्फ एक बात बता दूं, प्रोफेसर गुलाम आजम साहब मुझे कहा करते थे, एक दफ़ा खुद बताया उन्होंने, कोटा में आए थे, कि जिस दिन इंडिया के साथ पाकिस्तान ने मैच जीता है तो हमने स्टेडियम के बाहर 70 बैल ज़िबा किए थे और वो सारे तस्वीरें गौ माता की देखते जाते थे इंडियन खिलाड़ी जो थे, और इतनी खुशी की लहर थी, इसका आप सब नहीं करते। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 से भी पहले, अभी नया नया बांग्लादेश बना था, लेकिन मोहब्बत तो कायम है अब भी, और देखते हैं क्या होता है। हमारे प्रोग्राम का यह वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ फिर खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।